वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम फिर से एक नए लेक्चर के ऊपर चल रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। तो नए लेक्चर के अंदर आने से पहले मैं आपको पिछला चैप्टर टॉपिक के बारे में बात करूं, दैट इज इम्पल्स। मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स टॉपिक आमतौर से लेफ्ट कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट यूज किया जाता है। आज भी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर इसका यूनिट इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड क्यों होता है। नेम था जॉन्सी। ठीक, तो स्पेशल आप सुन लो कि जे एक्चुअली क्या था बेटे, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स मतलब जो आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो फॉर फ्यू सेकेंड, और उसने अपना मोमेंटम कितने टाइम पे चेंज किया, दैट इज टी। फोर्स के लिए हो गया बेटे न्यूटन, टाइम के लिए क्या हो गया सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन था कि वो कैसे चेंज होता है। मतलब impulse is a phenomena, impulsive force, that force which used for a time, in a second, in a 2 second, in a 3 second, that is time. And m जो ऑब्जेक्ट ये ड्यूरेशन ले रहा है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। तो उस क्वेश्चन में m आपको दिया हुआ था f इंटू टी, क्योंकि ग्राफ वेरिएशन किसके बीच में था बेटे, f और t के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया एंड ऐसे गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, और इसका एरिया निकाला तो किसका ग्राफ था, f इंटू टी। ये आ गया। मुझे m दिया हुआ था शायद 2 kg, तो डेल्टा v निकालना था, m इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डेल्टा v कैलकुलेट, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। चलो ये तो सब चीजें अलग हैं। आज फिजिक्स का वो टॉपिक करने जा रहे हैं हम जो सबको इजी भी लगता है और इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ईच एक्शन हैविंग अ रिएक्शन। मैंने किसी को प्यार से बोला तो आगे मुझे होप सो कि प्यार ही मिलेगा, अगर मैंने किसी को गुस्से से बोला तो वो गुस्से से ही मिलेगा। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेचर दैट डिस्कस बाय न्यूटन एट पास्ट, बट अभी तक ये चल रहा है। क्लियर। तो लास्ट लेसन में हमने ये पढ़ा कि न्यूटन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, उस ओरिजिन को पता करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या दी थी इन्होंने, कॉपी पेन निकाल लो बेटे और साथ साथ नोट करें। छोटा सा लेक्चर है, अच्छे से समझना है। इसका प्रूफ, इसके न्यूमेरिकल साथ साथ करवाऊंगा। और आज सबसे बड़ी चीज है कि आपको टेंशन का ज्ञान यहां दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा टेंशन के ऊपर होगा, जिसके लिए रियलिटी में पुली के न्यूमेरिकल्स पढ़े जाते हैं। स्टेटमेंट, एक्शन एंड रिएक्शन always equal and opposite in straight line, in straight line। भी हम कहते हैं कि किसी, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं लिखते, ये लिखा करो। अभी हमने कॉन्टेक्ट फोर्स का क्वेश्चन किया था, तो जॉन्सी ने उसमें भी ये क्वेश्चन किया कि सर वो फोर्स आगे पीछे कैसे होते हैं। इसमें बेटे वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन स्ट्रेट लाइन। कि मान लो कि ये एक सरफेस है बेटे, क्लियर। इस सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया, एक बॉल ली ए, और इसका मास क्या हो गया बेटे, एम ए।
और इसके अपोजिट में मैंने एक बॉल ले ली B, और इसका मास क्या हुआ बेटे, ये। तो इसमें क्या हुआ कि एक तरफ फोर्स F से AB की तरफ लगा, क्लियर। वापिस में इस बॉडी ने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F से BA की तरफ, तो इन दोनों बॉडी के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स बना। तो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में देख रहा है और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में देख रहा है। दिस इज कांटेक्ट फोर्स, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। तो देखो, अगर मैं इसको मानूं कि ये पॉजिटिव साइड है तो ये इसके क्या हुआ, नेगेटिव साइड है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन, अगर एक्शन को आपने पॉजिटिव लिया तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्लियर। एक इस तरफ लग रहा है तो एक इस तरफ लग रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। नोट करिए बेटे, शाबाश। अच्छे से नोट कर लीजिए बेटे। दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। प्रूफ of Newton's third law। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है जिसका मास A है, एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है जिसका नेम क्या है B, इसका मास हो गया MA, इसका मास क्या हो गया MB। तो हमने अगर इस तरफ इसको फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ FAB, अगर इस तरफ एक फोर्स लगाया दैट इज FBA, क्लियर। इसका मोमेंटम इस तरफ होगा PA और इस बॉल का मोमेंटम इस तरफ होगा बेटे PB, समझ रहे हो। टाइम दोनों के लिए क्या ले लो, dt। यूजिंग definition of Newton second law, क्या आया, फोर्स dPA अपॉन में dt, FBA dPBA अपॉन में dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, F
ए बी एफ बी ए इज इक्वल टू डी ए पी बी प्लस डी पी ए अपॉन में डी टी। ओके है, नोट करो बेटे। मान लो कि मैं अगर इस फोर्स की वैल्यू 0 रखूं, मोमेंटम 0, कि जितना ये इसको पुश कर रहा है उतना ही ये इसको पुश कर रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, 0। तो एफ ए बी एफ बी ए इफ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, इफ बॉडी एट रेस्ट, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी ए बी बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो यही हमें क्या प्रूफ करना था कि दैट इज एक्शन, इट इज रिएक्शन, बट इन स्ट्रेट लाइन, ओके। नोट करिए बेटे, शाबाश, अच्छे से नोट करो। आइए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को कुछ जगह पे फील करते हैं। सबसे पहला, ए बुक लाइन ऑन टेबल, ठीक है, एक किताब है टेबल के ऊपर पड़ी है। बहुत फेमस एग्जांपल है। देखिए ये किताब ना तो इधर जा रही है बेटे, ना ये किताब इधर जा रही है, और ना ही ये किताब ऊपर जा रही है, ना ही किताब नीचे जा रही है। मान लो इस किताब का मास m ले लिया, तो बॉडी डायग्राम बनाए, m, नीचे की ओर क्या आ रहा है बेटे, वेट, दैट इज एक्शन। टेबल इसे क्या कर रहा है बेटे, रिएक्शन, या इसे एक्शन कर लो, इसे रिएक्शन कर लो। तो यहां पे ये इसका एफबीडी डायग्राम बन गया। रिएक्शन को अगर आप आर ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू एम जी, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो जी, अब ये मेरा जूता है जापानी डालकर सरफेस पे चलने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप लोग चलते हैं, जैसे मैं चलता हूं। जब ये चलेगा तो आप ये देखो कि ये वाला हिस्सा, ये पंजा कह लो आपका, जब ये चलेगा तो पहले ये पैर पीछे की ओर करेगा, ठीक है, फिर ये आगे की ओर चलेगा। कभी भी एथलीट देखो जब भागता है तो पहले पंजे की तरफ क्यों बैठता है, क्योंकि ये पीछे की तरफ अपना जोर दे और आगे की तरफ ये भाग सके। तो यहां पे भी आप मान सकते हो दिस वन इज एक्शन एंड हियर इज रिएक्शन, ओके। इसके कंपोनेंट्स भी बनाना चाहो तो बन सकते हैं। मान लो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, तो एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा। इसको हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। दिस वन इज थीटा, अगर फोर्स इधर लगाया तो एफ कॉस थीटा बेस के साथ, और एफ साइन थीटा। इसका नाम है वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड। लो जी, पाला पहलवान इन वाटर, पानी में कूद गए जनाब। जब ये पानी में कूदे तो इसने किस तरफ मूव करना है, इस तरफ, पर ये पानी हाथों से किस तरफ फेंकेगा, इस तरफ, क्लियर। और वो पानी इस तरह से। अगर आप फिजिक्स में +2 में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब इसे बोला जाता है बेटे एम्पियर स्विमर रूल। पर जब हम स्विमिंग करते हैं
तब भी यही प्रिंसिपल न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज किया जाता है। क्लियर? नोट करो बेटे, शाबाश। अब इसके बाद चौथी जो एप्लीकेशन है वो मेरी अपनी फेवरेट है, क्योंकि मैकेनिक्स मैं समझता हूं उसी के ऊपर टोटल हमारी घूमती है। नोट करिए, टेंशन। टेंशन इन फिजिक्स, टेंशन। देखिए, सपोज करो कि दिस इज वन बॉल whose mass m, whose mass is m। अब इस बॉल को मैंने पहले रेस्ट पे छोड़ा। क्लियर? पहले मैंने किस पे छोड़ा? रेस्ट पे। जब इसे मैंने रेस्ट पे छोड़ा तो ये बॉल ना तो इधर जा रही ना इधर जा रही भाई। तो इस रस्सी के अंदर नीचे की ओर इसका क्या जाएगा बेटे? वेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीचे की ओर क्या गया इसका? वेट। एक रस्सी होती है ना, जो रस्सी, जैसे ये देखो, ये भी आप बना लेना बेटे। ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहां है, और इसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया और इसको मैंने इस तरफ खींचना शुरू किया और इसको मैंने क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। तो आप थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये ब्लॉक यहां आ जाएगा, ये ब्लॉक यहां आ जाएगा और ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जब रस्सी को खींचोगे तो इस तरफ आप खींच रही तो फिक्स है, ये तो क्या है? फिक्स है। इधर आप क्या लगा रहे हो? फोर्स। तो जब इधर फोर्स लगाओगे तो इस रस्सी के अंदर, इस रोप के अंदर, इस थ्रेड के अंदर क्या क्या बोल सकते हैं? रोप, थ्रेड, वायर, लिंक। तो इसमें एक अपोजिट फोर्स बनेगा। याद रखना, जितना टुकड़ा होगा उसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं बेटे टी। टी मतलब यहां पे क्या हुआ? टेंशन। क्या हुआ? टेंशन। बात समझ में आ रही है मेरी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके ऊपर हम खूब न्यूमेरिकल बनाएंगे। अभी हम यहां पे बात करते हैं। तो इसके अपोजिट अगर ये नीचे की ओर वेट आया तो इस रस्सी में क्या आया? खिंचाव आया। दिस इज टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस इसी के ऊपर काम करता है, टेंशन के ऊपर। तो ऊपर की ओर क्या बन गया बेटे? टेंशन। ये भी बना लेना बेटे। अब देखो, मैंने सेकंड केस में क्या किया? इस रस्सी में आने वाला टेंशन हो गया बेटे। सेकंड केस में मैंने इस पेंडुलम को वाइब्रेट किया। तो ये यहां था और ये यहां था। और ये यहां। क्लियर? तो ये बॉल यहां से ऐसे स्विंग कर रही है, बॉल यहां से ऐसे। तो ये और ये इस तरह से होगा। क्लियर? तो यहां पे एक एंगल डेवलप हो रहा है, दैट इज थीटा। एक एंगल डेवलप हो रहा है, दैट इज थीटा। और ये स्ट्रिंग की लेंथ यहां पे आ गई बेटे एल। एल, ठीक। अब यहां देखो कि ये चीज नीचे की ओर थी तो बेटे mg, ऊपर की ओर थी तो टेंशन। क्लियर? अब ये इससे आगे तो जा नहीं सकती, तो अब यहां पे इसके बिल्कुल, इसकी एफबीडी बना रहा हूं बेटे, इसके पैरेलल ये आपका रिजल्टेंट हो गया mg। पर ये तो सीधी जा रही है ना बेटे। क्लियर? तो यहां पे थीटा है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? थीटा। तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए mg थीटा।
तो थीटा के साथ ये बेस माना जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे क्या आ जाएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा के वापस में एक यहां पे, अब ये कंपोनेंट रेस्ट में था, अब क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, कभी इधर जा रहा है और कभी इधर आ रहा है। ठीक, तो जब ये यहां पे स्विंग कर रहा है तो mg cos थीटा, और इस तरफ क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा, mg sin थीटा। ओके है, तो यहां पे आपका एक फोर्स इस तरफ डेवलप हो जाएगा, तो हम रिजल्टेंट लिखते हैं इधर बेटे एफ mg sin थीटा, और mg cos थीटा के अपोजिट में टेंशन आया mg cos थीटा। ये दोनों नोट कर लो बेटे अच्छे से। इसे सिंपल पेंडुलम का केस बोला जाता है बेटे। कर लो, शाबाश, नोट कर लो। देखो ये mg है, नीचे गया तो बिल्कुल पैरेलल इसके लाइन मैंने इधर mg लगा लिया, और जब ये mg तो इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे तो इधर एक टेंशन बनी mg cos थीटा, और इसके अपोजिट ये फोर्स और इसके अपोजिट ये फोर्स। अब चाहो तो यहां पे थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 1 एंड दिस वन इज ए 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू एफ mg cos थीटा इज इक्वल टू टी। डिवाइड किया आपने, mg से mg गया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में टी, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स एफ अपॉन में टी। नोट कर लो, थीटा भी कैलकुलेट हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, why Newton's second law considered as real law of motion, कि भी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है। सोचिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है। देखिए आंसर क्या बनता है, न्यूटन सेकंड लॉ considered as real law of motion because it proved the Newton's first law and third law of मोशन। क्लियर, क्योंकि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ड्राइव करता है और न्यूटन का थर्ड लॉ भी ड्राइव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटन्स रियल लॉ ऑफ मोशन। अब आपके दिमाग में आएगा इतना बड़ा आखिर क्यों और कैसे, है ना, आया कि नहीं आया।
आना भी चाहिए, क्यों भी फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स में रॉयल्टी ना आए, फीलिंग ना आए तो वो फिजिक्स कैसी। चलो इसको भी आपके दिमाग से क्वेश्चन को निकाल ही देता हूं। देखिए पहली बात कि सपोज करो कि यहां एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास m है और जिसके ऊपर मैं फोर्स ये लगाना चाहता हूं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन of rest or motion without using any external force, है ना? Are you getting my point? कि the body do not change its position of rest or motion without using any external force टिल, चलो ये ना लिखो, चलो यहीं पे अगर मान लो मैंने फोर्स यहां पे लगाया है तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता भाई? न्यूटन सेकंड लॉ पोजीशन तो दो ही होती है ना, पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट इज मैकेनिक्स, दैट इज मैकेनिक्स। जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो रेस्ट और मोशन, उसकी कंबाइंड स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट बॉडी एट रेस्ट, मान लेते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब मैं फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स नहीं लगा रहा तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 0, F0, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 0/m, बॉडी एट रेस्ट। आ रही है मेरी बात समझ में? बॉडी की दो ही पोजीशन है, मैंने फोर्स क्या कर दिया? 0, तो 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब फोर्स कुछ तो लगा रहे हो भाई, कुछ लगा रहे हो तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m, मतलब ये वैल्यू समथिंग, ये वैल्यू समथिंग, क्योंकि मास तो गिवन है तो कुछ बाय कुछ, तो आंसर नेवर एवर बी 0, बॉडी इन एक्सेलरेशन। तो देखिए बॉडी रेस्ट और मोशन में है किसके कारण? न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, हो गया? चलो छाप लो टेस्ट फटाफट कॉपी पेन से। क्लियर? अब न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, ये बोलता है। वही हमने जो इसकी डेफिनेशन में पढ़ी, बॉडी ए, बॉडी बी, फोर्स एफ से ए की तरफ, ये उतना ही फोर्स इस तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या आई?
न्यूटन का सेकंड लॉ ये भी था ना, द न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम directly proportional to the force। ठीक है, तो F इक्वल टू dp अपॉन में dt। ठीक है जी, एफ ए की वैल्यू आपके पास हुई बी ए अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू क्या हुई डीपी ए बी अपॉन में डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एफ ए बी बी ए डी पी ए बी अपॉन में डी टी, डी पी बी ए अपॉन में डी टी हो गया। तो ना बॉडी इधर जा रही है ना बॉडी इधर जा रही है, इट मीन्स बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। तो ये वाली चीज मोमेंटम क्या हो गया उसका 0। तो एफ ए बी एफ बी ए इक्वल टू 0, तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी। नोट डाउन, ये है बेटे न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक, आज जो हमने सारी इसकी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे बात करी है, आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ें, प्रदीप पढ़ें, एसएल अरोड़ा पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, आपको इसका सब कुछ क्लियर हो जाए। और डाउट कोशिश किया करो बेटे बाय फोन पूछ लिया करो, व्हाट्सएप पे आप पूछते हो, व्हाट्सएप पे आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप डाउट बाय फोन पूछें। क्लियर, थैंक यू वेरी मच, नोट कर लीजिए। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज रियल लॉ ऑफ मोशन। थोड़ी राइटिंग गंदी है, राइटिंग गंदी के लिए सॉरी, आपको कम समझ में आ रही होगी, बट इट इज माई ट्राई कि मैं राइटिंग जल्दी सुधार लूंगा, कोशिश कर रहा हूं आप भी सीख जाएं। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो बेटे लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज 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 कमेंट जरूर लिखा करें।